सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर आपके बीच और फिजिक्स क्लास को लेकर के आपके सामने लाइव प्रस्तुत हूं। तो सभी लोग जुड़े और जुड़ करके क्या है, आज का जो क्लास है उसको आप रिविजन करें। जितने भी क्लास आपको दे रहे हैं सब फ्री ऑफ कास्ट है। और मेरा जो न्यू चैनल है उसी पर प्रदीप क्लासेस @प्रदीप क्लासेस 00 @प्रदीप क्लासेस 00, उस पर जल्द ही 15 मार्च से नीट की बैच स्टार्ट हो रही है, इसमें आप जुड़ करके पूरी तरह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले आप लोग अपनी कमेंट करें कि आवाज़ कैसी आ रही है। सभी लोग बताएं आवाज़ कैसा आ रहा है, फिगर सबको सुनाई दे रहा बढ़िया से है। तो हम चल रहे हैं आज और अपने क्लास की ओर और बात करेंगे इसी क्रम में 2024-25 के जो छात्र हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड के साथ साथ अन्य चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जुड़ करके तैयारी करें। इसमें आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के। हमने फिजिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट किया है और पहले चैप्टर में पिछला 2 लेक्चर मैंने दिया है और पिछले 2 लेक्चर में हमने आवेश के विषय में बताया था और जो है कुछ और पॉइंट को लेकर के कूलॉम के नियम को लेकर चर्चा किया था। तो आप लोगों को आशा है वो सब वीडियो प्राप्त किए होंगे और अच्छी तरह से आपका अध्ययन होगा। आज हम बात करेंगे इसी क्रम में और इसी क्रम में आज इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और सभी चीज़ों को एकदम बेस पॉइंट को लेकर के नहीं, आधार को लेकर के पूरी तरह चर्चा की जा रही है। ठीक है, हमने जैसा कि अभी तक चर्चा किया था और चर्चा के क्रम में बात किया था मैंने परावैद्युत पदार्थ को लेकर के। जो पिछला वीडियो वहीं से फिर स्टार्ट करता हूँ आज मैं पिछले वीडियो से फिर स्टार्ट करता हूँ वहीं से और बात करेंगे कि परावैद्युत पदार्थ को लेकर के। जो परावैद्युत पदार्थ हमने प्रारंभ किया था, परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युतांक को लेकर चर्चा किया था, परावैद्युतांक को लेकर चर्चा किया था और परावैद्युतांक क्या होता है इसको मैंने बताया था, पूरी तरह से बताया था आप लोगों को। ठीक है, क्या सभी लोगों को क्लियर दिख रहा है? कोई समस्या है तो जो परावैद्युत पदार्थ है वो मैंने बताया था कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा क्या है, सुचालक नहीं होता है। विद्युत धारा का चालन जो होता है पूरी तरह से नहीं हो पाता या होता ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक जो है परावैद्युत पदार्थ का जो मान होता है, जो उसके परीक्षण मान होते हैं, उसी को हम परावैद्युतांक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, कांच, जितने भी पदार्थ हैं इसमें आवेश का जो संचार या आवेश का जो प्रवाह है वो सरलता से नहीं होता है या होता ही नहीं है। इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अगर इसी क्रम में हम बात करें तो उसमें हमने बताया था कि जैसे निर्वात और वायु है, तो निर्वात और वायु का भी क्या होता है, वैल्यू होती है और उसका जो परावैद्युतांक माना गया, कितना माना गया है, 1 माना गया है। यानी के की जो वैल्यू होती है, के इक्वल कितना होता है, 1 होता है। और इसी को लेकर के क्या है, बात किया था मैंने कि ये जो निर्वात और वायु, जैसे जब भी आप कोई सी प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कोई भी अगर सिद्धांत आप लाइफ में देते हैं, सपोज दैट कोई भी सिद्धांत देते हैं, तो उस सिद्धांत का अपना एक क्राइटेरिया होता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि हम उस सिद्धांत को हर जगह लागू कर सकते हैं। कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि हर जगह लागू होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि कुछ जगह पर रह करके हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग में क्या क्या शामिल था, किस स्थान पर रह के हम प्रयोग करेंगे तो इसका एक निश्चित मान आएगा, किस स्थान पर रहकर करेंगे तो उसका निश्चित वैल्यू नहीं आएगी। तो जब भी आप अपने सिद्धांत को देते हैं, प्रयोग कर देते हैं, तो उस स्थान को, उस माध्यम को रहना मतलब रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए साउंड है, तो साउंड को अगर आप देखते हैं तो साउंड के लिए जो भी सिद्धांत आज तक दिया गया था उसमें ये बताया कि साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। बिना माध्यम में कि हम साउंड का जो है चेकअप नहीं कर सकते हैं, साउंड की परिभाषा नहीं दे सकते हैं, साउंड क्या है उसको अध्ययन नहीं कर सकते हम। यानी मीडियम होना चाहिए उसके लिए, और मीडियम क्या है, हवा है। ठीक है, अगर हम कहें चलो ठीक है साउंड को लेकर चलो हम अंतरिक्ष में प्रैक्टिकल करते हैं कि क्या जो साउंड का सिद्धांत दिया गया है क्या अंतरिक्ष में लागू हुआ कि नहीं होगा, अगर उसके में ये चीज़ ना दिया होता कि इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या उसको किसी जो है वायु की उपस्थिति में रहेंगे तभी हम उसको क्या है जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें ना कहा गया हो तो बस खाली इतना कहा होता साउंड है, सब कुछ चीज़ें हैं, आवाज़ है, लेकिन अगर उसके विषय में ना बताया गया होता कि किस प्रकार से वो गमन करती है, किस प्रकार से चलती है, संचरण करती है, तो हम अंतरिक्ष पे आके चर्चा करते। अगर अंतरिक्ष में जाते वहाँ पे आवाज़ नहीं सुनाई देती और नहीं सुनाई देती तो फिर क्या होता, सिद्धांत गलत है। इसीलिए जब भी आप कोई भी चीज़ कहते हैं तो उस चीज़ को एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ें फॉलो यहीं पर होंगी, अन्य जगह पे इसका फॉलो नहीं कर सकते, अन्य जगह पे इस चीज़ को हम लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है परावैद्युत पदार्थ। जब भी आप कभी किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं तो 2 चीज़ें आपको कॉमन चीज़ें मिलाई जाती हैं, वो चीज़ें निर्वात है और क्या होता है, वायु होता है।
वाई बिल्कुल नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। ठीक है, चलो इसके विषय मैंने बताया था कि इज इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का क्या है, वैद्युतशीलता है। क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, और यहाँ अपान हो जाएगा परावैद्युत माध्यम, निर्वात और वायु की, निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता है, इतना मैंने क्या किया था, चर्चा किया था। ठीक है, इतना मैं चर्चा कर दिया था और बताया था इस चीज को कि ये K इज इक्वल होता है एप्सिलॉन अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। माध्यम की वैद्युतशीलता है और निर्वात तथा वायु की क्या है, वैद्युतशीलता है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, पूरी तरह से विशेष आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा आगे चले हम लोग और बात देखिए। तो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता है, और इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक किसी भी पदार्थ के लिए उसकी जो वैल्यू होती है, जो जितने परावैद्युतांक होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो निश्चित और क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, आगे बढ़े और आगे बढ़ने क्रम में बात कर लेते हैं आज हम कुछ और पॉइंट को लेकर के। इसी के अंतर्गत देखा जाए तो वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल तथा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, क्या होगा, तुलना होगा। तुलना समझ रहे हैं बात को, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना कर सकते हैं या तुलना बोल सकते हैं। कंपेयर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या होता है, ग्रेविटी फील्ड। ये दोनों में क्या मुख्य रूप से जो है इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हैं, यानी दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, इस चीज को बात कर लेते हैं। जो ग्रेविटी फोर्स है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक याद रखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इसका जो सीधा संबंध है वो किससे, न्यूटन से है। किससे बताओ, न्यूटन से है। जो न्यूटन ने क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था, जो ग्रेविटी के संबंध में जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किसने दिया, न्यूटन ने दिया है। और जो विद्युत बल है, विद्युत बल का जो संबंध है वो किससे है, विद्युत बल का जो संबंध है वो किससे है, कूलाम से है। किससे, कूलाम से है। ठीक है, कूलाम से। पूरी फिजिक्स में अगर हम दो पिंड लेते हैं, पूरी फिजिक्स में दो पिंड अगर लेते हैं और दोनों पिंड में यदि एक में जो है द्रव्यमान की बात करें, जैसे न्यूटन ने कहा है कि जितने भी पिंड होते हैं इस पृथ्वी पर, नहीं पदार्थ किसे कहा जाता है, पदार्थ क्या होता है, जिसमें आकार होता है, आकृति, उसकी खुद की आकृति होती है, आयतन होता है, घनत्व होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और भी इसमें तमाम स्थान घेरता है। सभी अपने जितनी भी चीजें हैं इन सब में बताई गई है कि अगर ये सब अगर गुण किसी भी अवयव में पाए जाते हैं तो पदार्थ की श्रेणी में शामिल है। इसी पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण होता है, आए देखिए, किसी पिंड में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके द्रव्यमान के कारण होता है। किसमें होता है, द्रव्यमान के कारण होता है, द्रव्यमान के कारण होता है, मास। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण इसमें क्या होती है, ग्रेविटी फोर्स आती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और जो आवेश, जो विद्युत बल होता है किसी भी पिंड में, जो विद्युत बल की प्रस्थिति होती है या किसी पदार्थ में विद्युत बल जो प्रवाहित होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश के कारण होता है। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसे आप, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या इसी में क्या जोड़ सकते हैं, आवेश जोड़ सकते हैं आप। क्या जोड़ सकते हैं, आवेश। ठीक है, तो किसी भी दो आवेशों के बीच यानी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, जबकि जो वैद्युत बल होता है दो आवेशों के बीच क्या है, कार्य करता है। वैद्युत बल क्या होता है, दो आवेशों के बीच कार्य करेगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वह जो होगा आपके दो द्रव्यमानों के बीच क्या है, कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो कॉन्सेप्ट वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और वैद्युत बल का जो कॉन्सेप्ट वो किसने दिया था, अवय कूलाम ने दिया था। तो यहाँ जो बात होती है गुरुत्वाकर्षण बल का जो है, गुरुत्वाकर्षण बल का वैद्युत बल से क्या है तुलनात्मक अध्ययन अगर देखें हम, तो इसमें क्या डिफरेंस होती है, क्या समानता होती है, इन चीज को आपको समझना पड़ेगा।
तो गुरुत्वाकर्षण बल के कई कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से। नंबर 1 होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में केवल क्या है, आकर्षण बल होता है। बताओ क्या होता है, बताओ। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, केवल आकर्षण बल होगा। इसमें केवल क्या होता है, याद रखिएगा, इसमें जो होगा, इसमें केवल क्या होगा, आकर्षण बल होगा। इसमें कौन सा बल होगा, केवल आकर्षण बल होता है, ठीक है। जबकि वैद्युत बल में क्या होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है। आकर्षण एवं क्या होगा, प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं क्या होगा, प्रतिकर्षण दोनों बल क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, ठीक है। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों बल क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं इसमें, ग्रेविटी फोर्स में, ठीक है। यहां देखा जाए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, किन्हीं दो या दो से अधिक, दो या दो से क्या होता है, अधिक, दो या दो से क्या होता है, अधिक जो है पिंड के द्रव्यमानों पर, पिंड के क्या होता है, द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक का मतलब नहीं, मतलब ये हुआ कि कोई भी पिंड है, अगर दो पिंड हैं या उससे अधिक है तो उनके बीच में ग्रेविटी फोर्स कार्य कर रही है, तो ग्रेविटी फोर्स कार्य करने के कारण उसका क्या मास है, उसका क्या है, मास है। यानी आप समझ सकते हैं, उन्होंने बताया था F इज इक्वल क्या होता है, G m1 × m2 बाई कितना होता है, r²। किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उन पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब कूलाम का नियम हमें बताया था तो आप लोगों को इस चीज को समझाया भी था कि कोई भी पिंड है तो उनके बीच अगर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमान के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F इक्वल होता है G m1 m2 बाई कितना होता है, r² होता है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें विद्युत बल जो होता है दो आवेशों, दो या दो से अधिक क्या होता है, अधिक क्या होता है, आवेशों के बीच निर्भर करता है, अधिक आवेशों के बीच निर्भर करता है, ठीक है, आवेशों के बीच निर्भर करता है, के बीच निर्भर करता है, बीच निर्भर करता है, ठीक है। याद रखिएगा, यहां पर देखा जाए तो दो आवेश, दो या दो से अधिक क्या होंगे, आवेश यहां पर होंगे जो वैद्युत बल होगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है एक क्षीण बल होता है। बताओ क्या है, एक क्षीण तथा क्या कमजोर बल है, कमजोर बल है, क्या है बताओ, एक क्षीण तथा क्या है, कमजोर बल है, क्षीण और कैसा बल है, कमजोर बल है। जबकि विद्युत बल जो होता है एक प्रबल बल होता है, क्या होता है, प्रबल क्या होता है, बल होता है, यानी बहुत ही पावरफुल, यानी बहुत ही तीव्रता से क्या है, कार्य करने वाला क्या है, फोर्स है, कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और अगर ग्रेविटी फोर्स में हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो उसमें प्रबल बल होता है, यानी पावरफुल होता है, जबकि ग्रेविटी फोर्स क्या है, एक कमजोर और क्या है, क्षीण बल होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें क्या है, डिफरेंस है। और डिफरेंस की बात करें यहाँ पर, अगर इसमें हम देखें तो अगर यहाँ पे एक चीज पूछा जाए कि ये मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या है, प्रोटॉन है, एक क्या इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को लेकर के हम बात करें, देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और मान लीजिए ये प्रोटॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और एक क्या है, प्रोटॉन ले लीजिएगा, ये प्रोटॉन हो गया और इसको भी आप इसको भी प्रोटॉन मान लीजिए, दो प्रोटॉन ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इनके जो है प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम क्या करें, स्थिर कर दें, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या करें, स्थिर कर दें, सपोज दैट। अब मान लीजिए इसका अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान मान लीजिए कितना है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास द्रव्यमान हो गया। और अगर आवेश की बात करें तो QE हो गया, और क्या होगा बताओ, QE हो गया, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो इसे हम क्या कहेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन कह देते हैं, और इसे क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया इसका द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। और अगर हम इस पर आवेश की बात करें तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन हो जाएगा, चार्ज ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। यानी आवेश है जो दिया गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया। इस प्रकार से आप देखें तो अगर हम इनके बीच की भी गैपिंग मान लो, क्या मान लो, R मान लो, ठीक है। अब ये चीज अगर दी गई है तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि किसी पिंड में द्रव्यमान के कारण उसमें ग्रेविटी फोर्स कार्य करता है, और अगर उसमें क्या है, चार्ज आ रहा है, नहीं आवेश आ रहा है, तो उसमें आवेश के कारण उसमें क्या रहेगा, वैद्युतीय बल कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा, वैद्युतीय बल कार्य करेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें हम तो यहां पर क्या होता है कि द्रव्यमान मास, यहां मास यहां पर भी है और ये क्या है, आवेश है। तो अगर हम मास को लेकर चर्चा करें तो इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटी फोर्स कार्य करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनके बीच में क्या कार्य करेगा,
गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, जबकि इनके बीच में कौन सा बल होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक है, यहां पर भी अगर बात करें तो इनके बीच में कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा, Fg मान लीजिए यहां पर है, और इनके बीच में क्या मान लीजिए? Fe होगा। इनके बीच में बल कैसा होगा? Fe होगा। ठीक है, यानी दो जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल कार्य करेगा वह कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। जबकि दोनों प्रोटॉनों के बीच में जो आवेश कार्य कर रहा है, इन आवेश के कारण इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा। वही चीजें आपके यहाँ प्रोटॉन में भी हो रही है। दो प्रोटॉनों के बीच जो द्रव्यमान दिया गया, इन दो द्रव्यमानों के बीच में क्या कार्य करेगा? यहाँ पर जो फोर्स कार्य कर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। जबकि यहाँ अगर बात करें तो प्रोटॉनों में जो आवेश हो रहा, आवेश के कारण उसमें कौन सा बल कार्य करेगा? उसमें आपके वैद्युत बल कार्य करेंगे। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल से हम क्या करें? तुलनात्मक अध्ययन करें। तो तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो इलेक्ट्रॉनों में अगर किया जाए, किससे किया जाए? इलेक्ट्रॉनों में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो वैद्युत बल होता है, जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत जो बल है किसमें? इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में जो वैद्युत बल है, ये क्या मान लो? इलेक्ट्रॉन है। ये याद रखिएगा, ये क्या बताओ? इलेक्ट्रॉन है। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो वैद्युत बल होता है, जो वैद्युत बल कार्य करता है, वह जो होता है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसा लिख दो यहां पर, ऐसा भी लिख सकते हो थोड़ा सा। देखो, वैद्युत बल को हम Fe से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल यानी क्या हो जाएगा? Fg से 10⁻43 गुना क्या होता? अधिक होता है। गुना क्या होता? अधिक होता है। याद रखिएगा इस चीज को, 10⁻43 गुना क्या होता? अधिक होता है। इसको आप तैयार रखिएगा कि वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से कितना? 10⁻43 गुना क्या होता? अधिक होता है। ये चीज आपको याद रखना। दूसरी बात ये होती है कि यहां अगर देखें हम तो यहां प्रोटॉन की बात हो रही है। अगर दो प्रोटॉनों की बात करें, यहां पर प्रोटॉन लेकर चल जाए, अगर हम प्रोटॉन को लेकर चलते हैं तो प्रोटॉन में क्या है? प्रोटॉन जो होता है, इनके बीच अगर हम बात करें वैद्युत बल, क्या होगा? वैद्युत जो बल होगा प्रोटॉन के बीच में, वैद्युत बल जो होगा यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, वह क्या होगा बताओ? गुरुत्वाकर्षण बल से, वैद्युत जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होगा? बल से 10⁻36 गुना क्या होता? अधिक होता है। 10⁻36 गुना क्या होगा? अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को यहां पर कि हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है पावरफुल होता है किसके अपेक्षा? ग्रेविटी फोर्स के अपेक्षा। ठीक है, तो वैद्युत बल किसी इलेक्ट्रॉन में, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना क्या होता? अधिक होता है। जबकि दो प्रोटॉनों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? 10⁻36 गुना क्या होता? अधिक होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। इस चीज को क्या करना है? याद रखना है। सर विद्युत बल का मान क्या होता है? विद्युत बल का मान जो होता है उसका न्यूटन में ही ज्ञात किया जाता है विद्युत बल का मान। अब जब विद्युत बल आप निकालना चाहेंगे तो किसी के सापेक्ष निकालना पड़ेगा ना। अलग अलग जो पिंड होते हैं जब उसमें हम चार्ज देते हैं यानी धारा जब उसमें प्रवाहित होती है तो दो पिंडों के बीच, दो पदार्थों के बीच जो फोर्स कार्य करता है, इलेक्ट्रिक जो फोर्स कार्य करता है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि सब में समान होता। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी देखा जाए तो रॉन्ग है। किसी पिंड के लिए अगर बात करोगे तो पहले उसके आवेश की जो हम गणना करेंगे कि वह पिंड कितने चार्ज को लेकर के जा सकता है, कितना उसमें चार्ज फ्लो हो सकती है। जितनी आवेश फ्लो होगी उस आवेश के फ्लो के अकॉर्डिंग ही उसमें हम फोर्स को लेकर के बात कर पाएंगे, उसमें जो है वैद्युत बल को लेकर के हम चर्चा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर एक किसी पिंड को यानी जितने भी पिंड दिए गए हैं सबके लिए एक ही बात होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि सबके में जो आवेश है, जितने भी आपके एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है या सिल्वर है, जितने भी आपकी धातुएं होती हैं सब में इलेक्ट्रॉन यानी क्या है जो आवेश प्रवाह की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो जब अलग अलग होती है तो उसमें जो फोर्स भी होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। इसलिए हम एक ऐसा नहीं है कि कोई इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। हाँ, ये होता है कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाले बल होते हैं वो कूलाम के नियम द्वारा जो है सत्यापित होता है, लेकिन उस बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। आइए आगे बढ़े हम लोग। तो इतना आज का पॉइंट जो है हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें
तो इसके बाद हमारा जो फिजिक्स में आता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र को लेकर चर्चा करेंगे। चलिए आइए, अब यहां अगर बात करें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। उसके बाद में हम बात करेंगे कूलाम के नियम के महत्व को लेकर के चर्चा करते हैं। कूलाम का जो नियम है वो किन किन बातों पर क्या होता है, महत्व आता है, इसमें क्या क्या कहां पे इसका यूज होता है। तो कूलाम का जो नियम है बहुत बड़ी दूरियों को लेकर के तथा बहुत छोटी दूरियों और यहां तक कि वो परमाणुीय दूरियों तथा नाभिकीय दूरियों तक के लिए सत्य है। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए तो जो कूलाम का नियम है, जो कूलाम का नियम होगा, कूलाम का जो नियम है ये बड़ी दूरियों से लेकर छोटी दूरियां, ठीक है, बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों तक क्या होता है, इसका परमाणुीय मॉडल के जो परमाणुीय दूरियां होती हैं, यानी क्या है, बड़ी दूरी हो, ठीक है, बड़ी दूरी हो, ठीक है, छोटी दूरी भी ले सकते हैं आप, छोटी दूरी ले सकते हैं, और यहां तक कि परमाणुीय दूरी, परमाणुीय दूरी की बात करें तो 10⁻⁻11 मीटर की जो कोटि की होती है, इनकी दूरी की बात कर ले हम। उसके बाद में नाभिकीय दूरी क्या होता है, नाभिकीय दूरी यानी 10 टू पावर कितना होगा, -15 मीटर, ठीक है। इन सब की जितनी कंप्लीटली दूरियां होती हैं उन सभी के लिए क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, सत्य होता है। इनके बीच में कहीं भी अगर आवेशों के बीच में कोई बल कार्य करता है तो वहां पर इनका नियम क्या होता है, सत्य होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। और परमाणु के नाभिक के भीतर उपस्थित कणों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच एक अन्य अति तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि इन कणों को परस्पर क्या होता है, बांधा रहता है, और इस बल को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। यानी कोई भी अगर कण है तो उन कण के बीच में क्या होता है, उनके बीच में देखो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल कार्य करता है, इस बल को हम कौन सा बल बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। क्या होता है, नाभिकीय बल होता है। और जो नाभिकीय बल होता है वो भी वैद्युत बल की तुलना में क्या होता है, क्षीण होता है। यानी वैद्युत बल की तुलना में क्या है, एक कमजोर बल है, कौन, नाभिकीय बल है। तो ठीक है, इस चीज को आप लोग क्या करना है, याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के क्रम में बात करें हम तो नाभिकीय जो बल होता है ये कणों के आवेशित तथा अनावेशित होने पर निर्भर नहीं करता, और ना ही कूलाम के नियम पर इसका कोई संबंध है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो नाभिकीय बल होगा ये क्या होता है, जो नाभिकीय बल होगा ये कणों के आवेशित होने, ठीक है, कणों को अगर आवेशित किया जाए बाहर से या कणों को आवेशित ना किया जाए बाहर से, इस पर इसका कोई संबंध नहीं है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल कार्य कर रहा है उस बल को हम क्या कहेंगे, नाभिकीय बल कहेंगे। इनके बीच के जो बल हैं वो बाहर पर अगर कोई आवेश दिया जा रहा है, कोई बाहर से बल अगर दिया जा रहा है या आवेशित किया जा रहा है किसी कण को, तो उनके नाभिकीय बल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और नाभिकीय बल पर कूलाम के नियम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कूलाम के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा, नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहां से यह क्वेश्चन जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ेगा कूलाम के नियम का, तो यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है आपके कंपटीशन एग्जाम में या आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। तो कूलाम का नियम जो होता है किस प्रकार के बल पर निर्भर नहीं करता है, कूलाम के नियम का जो है प्रभाव किस प्रकार के बल पर नहीं होता। जरा बताएं, कोई जरा बताएं, इसमें से जितने लोग जुड़े हुए हैं जरा बताएं, कूलाम के नियम का प्रभाव किस प्रकार के बल पर निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पर। देखो जितने भी क्षीण बल होते हैं, याद रखिएगा, जितने भी क्षीण बल होते हैं उन सभी बलों पर क्या है, या जो कमजोर बल होते हैं उन सभी बलों पर कूलाम के नियम का जो है, कूलाम का जो नियम है संबंधित नहीं है। यानी ऐसे नियम पर हम न्यूटन का नियम अगर लगाएं तो बात सही है, क्योंकि नाभिकीय बल पर न्यूटन का नियम कार्य करता है। लेकिन अगर हम बात करें जो है आवेश जो है इस पर
इसके नाभिकीय बल पर कूलाम के नियम की बात करें तो बिल्कुल यहाँ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम विद्युत बल को छोड़ दिया जाए तो अन्य जितने भी क्षीण बल होते हैं उन पर कूलाम के नियम का कभी भी कूलाम के नियम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। तो कूलाम के नियम का प्रभाव केवल वैद्युत बल के लिए सत्य है, चाहे वो छोटी दूरी के लिए हो और चाहे वो बड़ी दूरी के लिए हो, चाहे वो परमाणुवीय दूरी की बात करें और चाहे वो क्या है नाभिकीय दूरी, मतलब क्या है उनके बीच की बात करें। अगर आवेश, यानी नाभिकीय दूरी का मतलब ये नहीं होता नाभिक के बीच बल कार्य कर रहा, नाभिकीय दूरी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आवेश है, यहाँ नाभिकीय दूरी का मतलब नाभिक से मत लिखिएगा, क्योंकि अभी आप पूछेंगे सर आपने बताया कि नाभिकीय बल पर कूलाम के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ मैं नाभिकीय दूरी की बात किया है। मतलब अगर आपको आवेश लेना है, यानी कोई भी आवेश लीजिए, या आवेश ले रहे हैं या फिर कोई कण ले रहे हैं जो आवेशित है, जिनके बीच बल कार्य कर रहा है, यानी वैद्युतीय बल कार्य कर रहा है, यदि वह 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की दूरी के बीच में, मतलब बहुत कम उसके बीच में गैपिंग है, ठीक है, तो ऐसे गैपिंग की बात कर रहा है, दूरी की बात कर रहा है कि दूरी अगर उतनी कम होगी तो उनके बीच में भी क्या है इसका बल कार्य करेगा, किसका, कूलाम के नियम का बल कार्य करेगा। ठीक है, यहां दूरी को लेकर के बात किया गया है, यहां नाभिकीय बल को लेकर के बात नहीं किया गया है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है तो फिर आगे बढ़े, और आगे बढ़ने क्रम में कुछ और फैक्ट को लेकर के हम बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे सामने वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, इसमें वैद्युत बल रेखा, देखो वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं तो यहां देखा जाए तो क्या है, देखो ये प्लस है और ये बताओ क्या है, माइनस है। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो जब भी प्लस और माइनस, चूंकि इसमें देखिए जो इनका पथ है, जब जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर क्या करता है, बढ़ता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। यानी क्या है, जो दो आवेश होते हैं, अगर दो समान आवेश है तो उनके बीच में हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और अगर दो असमान आवेश है तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। इसका सिद्धांत, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है सबसे पहले अगर किसी ने किया तो डॉक्टर फ्रैंकलिन ने किया था। इस चीज को आपको बताया भी गया है। ठीक है, कि उन्होंने बताया था कि सजातीय आवेशों के बीच में हमेशा कैसा होता है, प्रतिकर्षण होता है, तथा विजातीय आवेशों के बीच में हमेशा कैसा होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो यहां अगर देखें हम सजातीय और विजातीय का मतलब समान आवेश और असमान आवेश को लेकर बात करें हम, तो यहां अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र क्या है बताओ। वैद्युत क्षेत्र जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इनको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र यानी क्या है, एक आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र। अब देखो अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा इस आवेश को बाहर हटा दे तो ये एक आवेश है और आवेश समुदाय का एक बड़ा सा वो बड़ा देखो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्षेत्र ना। अब एक आवेश तथा आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश, यानी बाहर से कोई अगर यहाँ पर क्या है, एक आवेश आ रहा है, और इस आवेश को हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश कहेंगे। तो परीक्षण आवेश ऐसा कोई आवेश नहीं होता है, आवेश वही है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, किसी भी प्रयोग करते हैं किसी परीक्षण आवेश को लेकर के, यानी किसी आवेश को लेकर जब प्रैक्टिकल करते हैं यानी प्रयोग करते हैं तो उसको हम परीक्षण आवेश की क्या है, संज्ञा देते हैं वहां पर है। तो अगर यहां बात करें हम, तो अगर एक आवेश दिया गया है और उस आवेश का एक क्या बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्या है, एरिया है। ठीक है, क्योंकि आवेश है, क्योंकि देखो एक परिपथ अगर है तो मैंने बताया था कि अगर एक परिपथ है तो ये अगर नाभिक है, ये नाभिक है, तो जब भी हम किसी भी धातु को जब हम ऊर्जा देते हैं, जब किसी धातु को हम क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो ऊर्जा पहले किसको दिया था, उसके नाभिक को दिया था। ऊर्जा किसको दिया था, उसके नाभिक को दिया जाता है। तो ये नाभिक क्या करता है, इस एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने स्थान पर वाइब्रेट करता है, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन जाता है, और बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने स्थान पर क्या करता है, वाइब्रेट करता है, अपने स्थान पर कंपन करता है। जब उसे इलेक्ट्रिक मतलब क्या एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से कहीं भी मिलेगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी पिंड अगर अस्तित्व में है,
अगर वो चीज अपना वजूद बनाए हुए, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, तो उसको जिंदा रहने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, एक निश्चित एनर्जी की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब उस ऊर्जा के कारण ही वो क्या है, अपना अस्तित्व बनाए हुए है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम उसमें करंट देंगे या कुछ और बाहर से एनर्जी देंगे तब वो अपना अस्तित्व बनाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम जो है, हमको हमारी बॉडी का अगर स्थिति है तो हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता है जो कि हमारी बॉडी में है, और हम क्या भोजन करते रहते हैं, वर्क एनर्जी बनती रहती है, और वर्क में क्या करते हैं, उसको फिर परिवर्तन करते रहते हैं। ये हमारे जो है प्रतिदिन की प्रक्रिया है। ऐसे ही हर एक प्राणियों में भी क्या प्रक्रिया होती है, ऐसे ही क्या निर्जीव होता है, निर्जीव पिंड क्या करता है, एनर्जी को अवशोषण और फिर उत्सर्जन, अवशोषण और उत्सर्जन दोनों की प्रक्रिया क्या करता है, वो संपूर्ण करता है, एकदम कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर, तो जब भी हम किसी भी पिंड को ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा देने से पहले अगर वह पिंड अपना अस्तित्व बनाए हुए है तो निश्चित वो पहले से क्या होगा, ऊर्जामान होगा। लेकिन जब उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी जो उसको चाहिए नहीं, उसको जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, तो अगर वह धातु है और उसके पास क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और उसी के पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और जिन तत्वों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होते हैं, धारा लेके चल सकते हैं। और इस चीज का जो संबंध है, अगर इसका जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले किसने बताया, तो किसने बताया था, माइकल फैराडे ने कहा था। तो माइकल फैराडे ने बताया था जितने भी तत्व होते हैं जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, अर्थात सभी धातुएं, उन सभी में क्या होती है, धारा जो है सुचारू रूप से क्या है, कर्म जो है संचालित किया जा सकता है, आवेशों का आवेश जो है सरलता से क्या है, प्रवाहित उसमें हो सकती है। तो जब हम किसी नाभिक को क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो आवेश होने के कारण एक्स्ट्रा, पहले से चूंकि चार्ज है, लेकिन पहले से बाद में जब उसको ऊर्जा और देंगे तो ये एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। फिर दूसरा बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में उसमें विद्यमान है, वो क्या करेगा, अपने स्थान पर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, यानी कंपन करेगा। यानी पृष्ठ मान लीजिए ये है परिपथ है, इसमें जब हम धारा फ्लो कर रहे हैं तो इसके पृष्ठ पर पहले इलेक्ट्रॉन, धारा फ्लो करने से पहले इसमें इलेक्ट्रॉन क्या थे, पृष्ठ पे चल रहे थे। लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया गया तो ये क्या हुआ, इसके कुछ ऊंचाई तक उठेंगे, कौन, इलेक्ट्रॉन उठेगा और अपना जब वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करते समय अपने स्थान से कुछ ऊपर आएगा, और जितना ऊपर आएगा वही क्या बनाएगा, उसको वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। वही क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। उसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। और ऐसी स्थिति में देखा जाए उस क्षेत्र के भीतर अगर हम कमजोर ऊर्जा वाले या फिर कम ऊर्जा वाले किसी भी हम पदार्थ को लेकर के उसके भीतर आते हैं तो वो तुरंत अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। यानी जब भी उसके भीतर हम किसी पदार्थ को लेकर के अगर आते हैं, कमजोर ऊर्जावान कोई चीज लाते हैं जो उसको आवेशित एक्स्ट्रा चार्ज पहले से नहीं दिया गया है, लेकिन वो धातु है, वो धारा का संचालन कर सकता है, अगर उनको हम उस क्षेत्र के भीतर लाते हैं तुरंत क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो जितना दूर अपने स्थान को छोड़कर वाइब्रेट करता है वही उसकी क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। वो क्या बनाती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या बनाती है, वैद्युत क्षेत्र बनाती है, ठीक है। नाभिक मिलकर के एक तार का क्या किएंगे, निर्माण किए होंगे। और सभी एल्यूमिनियम में जो उनके बीच की गैपिंग होती है, जो दूरियां होती हैं, वो क्या होती हैं, काफी नजदीक होती हैं। इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे वाइब्रेट करेगा तो दूसरे एलिमेंट का जो नाभिक है, दूसरा जो नाभिक है वो इसके क्षेत्र में आ जाएगा, उसमें धारा चली जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी। ऐसे क्या होगी, धारा अपने स्थान से क्या, यानी जो आवेश होता है एक कण से दूसरे कण में क्या होता है, लगातार स्थानांतरित होता रहता है। और आवेश की स्थानांतरण के समय में केवल क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कभी नहीं होता, हमेशा किसका स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बहुत लोग कहते हैं कि किसी परिपथ में धारा चलती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं चलते हैं। चलिए आते हैं, तो हमने इस चीज को बताया, ठीक है, कि इस प्रकार से क्या है, किसी भी
नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो भी होता है एक दूसरे की तरफ क्या बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब जब भी धारा चलती है आवेश प्रवाह होता है, तो आवेश प्रवाह के दौरान, अच्छा आपने आवेश ही तो दिया था, थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए कि यह चीज पहले से क्या था, इसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद था। तो जरा बताइए क्या आपने इसको जब धारा प्रवाहित नहीं किया था तो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर क्या गतिशील होता है, तो गतिशील होने के समय या गतिशील हो रहा था, चल रहा था, तो क्या ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था? बिल्कुल नहीं, अपने स्थान अपनी कक्षा में रहकर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। लेकिन क्या जब आप उसको एक्स्ट्रा ऊर्जा दिए तो दिए क्या थे, ऊर्जा दिए थे कि इलेक्ट्रॉन दिए थे, जरा बताइएगा आप लोग। इसको एनर्जी दिए थे कि आप इलेक्ट्रॉन दिए थे, इसमें एनर्जी आपने इनपुट किया था ना। तो जब एनर्जी आपने इनपुट किया था, वह एनर्जी जब इसमें नाभिक में से फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप को विस्थापित कर देगा कि एनर्जी को विस्थापित करेगा, एनर्जी को विस्थापित करेगा, याद रखिएगा। तो एक नाभिक से दूसरे नाभिक तक का जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, जरा बताइएगा। जो एक नाभिक से दूसरे नाभिक तक की जो ऊर्जा होती है वो कंप्लीटली जो यहाँ से चलता है वो आवेश जो है प्रवाहित होते हैं, और वह आवेश जो होता है वही कंप्लीटली जो ऊर्जा का रूप है। इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर क्या करता है, मोशन करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, वाइब्रेट करते समय ही उसका जो दूसरे कण का जो नाभिक है उसके क्षेत्र में आ जाता है, और ऑटोमेटिक क्या है, आवेश जो होता है एक नाभिक से दूसरे नाभिक की ओर क्या है, स्थानांतरित होता रहता है, और इस प्रकार से पूरे परिपथ में क्या है, धारा चलती रहती है। लेकिन धारा चलने के दौरान जब धारा उसमें या आवेश जब उसमें प्रवाहित होती है, तो उस आवेश के प्रवाह होने के दौरान इलेक्ट्रॉन अपने पृष्ठ से जितनी ऊंचाई तक, या आप जितनी ऊंचाई तक क्या करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, उतनी ऊंचाई तक को हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र किसी भी परिपथ में तब तक प्रवाहित हो सकती है या तब तक बन सकती है जब तक कि उसमें हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित यानी आवेश बाहर से उसको दिया जाना, जब तक दिया जाएगा तब तक वो चलेगा। लेकिन जैसे ही कट ऑफ होती है लाइट, करंट कट ऑफ होती है, तुरंत जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने मूल स्थान पे क्या वापस चलाता है, और धारा ऑटोमेटिक क्या होती है, बंद हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक फैक्ट है। हम इसका क्या करते हैं, देखते हैं, इसके उदाहरण को भी देखे हैं, इसको समझने का भी प्रयास किया, लेकिन अभी तक किसी ने समझाया नहीं इस चीज को। दिक्कत हमारे सामने यही होती है कि हम पिछले क्लासों को क्या करते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं, और वैसे भी आज के भी छात्र ऐसे हैं कि बहुत कम ही छात्र ऐसे हैं जो कि अपना एक लक्ष्य बनाए हैं और अपने जीवन को उस लक्ष्य के प्रति क्या है, पढ़ने का, अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं, पढ़ाई करते हैं। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, देखो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है इसका मास केवल होता है, न्यूट्रॉन में केवल क्या होता है, एक निश्चित द्रव्यमान पाया जाता है जो कि लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। दीपांशी, देखिए दीपांशी जी क्या है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ये ओनली क्या है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक जो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम इस पर क्या चार्ज पाया जाता है। एकदम कंफर्म हो गया ये। अच्छा, जब हम किसी नाभिक में, जो कि बाहर की बात होगी, इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, किसी पथ में चक्कर लगा रहा है, लेकिन जब उसके हम नाभिक में प्रवेश करते हैं तो नाभिक में क्या पाया जाएगा, दो चीज पाई जाएगी, एक होगा प्रोटॉन होगा और दूसरा क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन तो आवेश युक्त होता है, परंतु न्यूट्रॉन कौन सा कण है, न्यूट्रॉन एक उदासीन है, और न्यूट्रॉन जो शब्द है वो न्यूट्रल शब्द से बना हुआ है। न्यूट्रल मीन्स होता है उदासीन होता है, ठीक है, न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, उदासीन होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए नाभिक पर जो संपूर्ण चार्ज होता है, नाभिक पर जो संपूर्ण आवेश होता है, उसमें उपस्थित प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसी के क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो +1.6 × कितना होता है, -19 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी जो धातु होता है, कोई भी धातु अगर है तो जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जे टॉमसन ने अपने मॉडल में एक बताया था कि कोई भी परमाणु होता है वो सामान्य अवस्था में उदासीन होता है, उदासीन ये होता है, और इस चीज को आप जानते भी होंगे, ठीक है। उदासीन का तात्पर्य यही हुआ
कि वो पहले से उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होते हैं। कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट्स आप लेंगे, धातु हो चाहे अधातु हो या उपधातु हो, जितने उसमें परमाणु क्रमांक है, जितने उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि प्रोटॉन क्या होता है, धनावेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या ऋणावेश होता है। अब धनावेश इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है -1.6 ×10⁻⁹ ऋणावेशित है, और ये धनावेशित दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, शून्य आ जाएगा, शून्य होगा ना। यानी हर एक परमाणु जो होता है वो सामान्य अवस्था में उदासीन होता है, वो उस पर कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है। जब वो किसी धातु के साथ, किसी अधातु के साथ, कोई अधातु धातु के साथ जाएगा, धातु अधातु के साथ जाएगा, अधातु धातु के साथ जाएगा, जब वो रिएक्टिविटी की स्थिति में आते हैं, जब वो रिएक्शन करना प्रारंभ करते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस पर एक निश्चित जो है चार्ज आना प्रारंभ हो जाता है उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अनुसार। ठीक है, तो आपने जो बोला क्वेश्चन कि क्या एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, पहले इस चीज को आप ध्यान दें। और प्रोटॉन में जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर होता है, लेकिन दोनों का जो ऋणात्मक और एक धनात्मक, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक आवेश पर संतुष्ट रहता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक आवेश पर क्या है, संतुष्ट रहता है। इसीलिए नाभिक क्या है, धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? कुछ और सवाल होंगे तो बताइएगा, फिर इसमें हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बात जो कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से किसी भी परिपथ में क्या है, बनना प्रारंभ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के आज तक हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो शायद क्या हुआ, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर उसको हमको बताइएगा। ठीक है, तो यहां जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब इसके भीतर क्या करेंगे, क्योंकि हम इस नाभिक को क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन जब बाहर से कोई और अन्य पदार्थ को लेकर के आएंगे या कोई भी हम अन्य परमाणु को लेकर के इसके नाभिक में आएंगे, कोई धातु को लेकर के इसके नाभिक में आएंगे, तो ये क्या है, यह तो ऊर्जामान पहले से था, लेकिन जिसको लेकर के आ रहे हैं क्या वो ऊर्जामान होगा? वो ऊर्जामान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर यह जो हम दूसरा जो आवेश लेकर के या दूसरा जो कण लेकर के इसके क्षेत्र में आ रहे हैं, जो यह इलेक्ट्रॉन अपने मूल अवस्था से थोड़ी ऊंचाई तक है, इसके भीतर जैसे ही किसी अन्य पदार्थ को लेकर के आएंगे जिसमें धारा सुचालक है या धारा जो है सरलता से जो प्रवाहित हो सकती है, तो यहां अगर देखें जैसे ही आएगा, तो अगर ये इस आवेश यानी इसमें ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं या इसमें जो ऊर्जा बन रही है, जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, उस ऊर्जा से अगर इसका मान क्या है, कम है, तो यह आवेश, यह जो ऊर्जा होगी या जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कंपन कर रहे हैं, वो दूसरे पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी क्या अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो अब यह आकर्षण जब हुआ तो हमको पता चला कि इसमें हमने धारा जब प्रवाहित किया तो इसका जो नाभिक था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था, वो अपने स्थान से 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कितनी ऊंचाई तक अपना एक घेरा बनाया है, उतने घेरे के भीतर अगर हम जाएंगे ही तो फट से क्या होगा, हमको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल कर देगा, यानी प्रतिकर्षण कर सकता है, अगर आवेश यानी दोनों के मान क्या है, समान है तो। समझ रहे हैं बात को ना? तो ये स्थिति जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चीज को अगर उसके भीतर हम ले जाते हैं, उसके आसपास ले जाते हैं, तो उसके कारण हमको महसूस होता है। चुंबक अगर रखा हुआ है तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इस चीज की गणना हम वैसे देख करके नहीं बता सकते हैं। उसको अगर हमको पता करना होगा तो उसके समीप किसी कील को, किसी कांटी को या कोई चुंबकित पदार्थ को जब उसके समीप लेके जाएंगे, तब हमको एहसास होगा कि इसका चुंबकीय क्षेत्र यहां तक है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कितनी दूरी तक है। हम जब किसी चुंबकित पदार्थ को उसके आसपास ले जाएंगे तब ऐसा पता चलेगा। तो जरा बताइए, जो चुंबकीय क्षेत्र था वो चुंबक के कारण हुआ कि कील के कारण हुआ? जिस पदार्थ को हम लेकर गए थे उसके सामने, तो चुंबकीय क्षेत्र पहले से विद्यमान था, किसके कारण था? उस चुंबक के कारण था। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर इस आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र अगर आ रहा है, तो जो मूल आवेश होता है, जो मूल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो अपने स्थान से कंपन करते हैं, उसके कारण क्षेत्र आएगा, ना कि इसके भीतर जो आ रहा है उसके कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप एक व्यवहारिक कल्पना जो है वो कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है,
जो है एक कंप्लीट कर लिए होंगे अपनी व्यवहारिक कल्पना। अच्छा, अब इसको अगर हम थोड़ा सा हम इसको सैद्धांतिक रूप में जाए तो किस प्रकार से होगा। सैद्धांतिक रूप में जाते हैं तो एक आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र, ठीक है, एक आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। अब चूंकि मैंने क्या बताया, अगर जो आवेश आप लेके जा रहे हैं, अगर इसका मान इस आवेश का जो घेरा बना है उसके मान से इसका मान कम है तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा इधर, यानी इसका नाभिक की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर इसका मान इसके जस्ट इक्वल है तो ये तुरंत क्या रिपल कर देगा, यानी बाहर की ओर क्या होगा, बल लगा देगा। यानी सीधी सी बात है कि अगर हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई अन्य आवेश को लेकर के जा रहे हैं तो वो आवेश अपने पर क्या होगा, एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। और वही आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ही कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है वहां पर। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी यही बन जाती है कि एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण किसी अन्य आवेश पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, बताओ, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसी परिभाषा आप दे सकते हैं, या एक परिभाषा ऐसा दे सकते हैं, किसी परिपथ में अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा प्रवाहित करने के उपरांत इसके परिपथ के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या होती है, संभावना होती है। इलेक्ट्रॉन जहां तक पाए जाने की क्या होती है, संभावना होती है, उसे भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, जबकि वैद्युत धारा क्या होती है, एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा को कहीं ना कहीं कभी कभी हमारे फिजिक्स की बुकों में प्रदिश राशि भी बोला गया है, टेंसर बोला गया है, टेंसर राशि कहा जाता है उसे, प्रदिश राशि। प्रदिश का मतलब होता है प्रदिश, प्रदिश का मतलब होता है ऐसी राशियां जिसमें क्या होता है, सदिश और अदिश दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं चूंकि अदिश के रूप में ही लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट है, वैद्युत जो धारा है वो अदिश राशि है, ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सदिश राशि होती है। तो जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमेशा इलेक्ट्रिक जो करंट होती है, वो जो वैद्युत धारा होती है उसकी विपरीत दिशा में हमेशा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत जो क्षेत्र होती है वो वैद्युत धारा की हमेशा विपरीत दिशाओं में होती है। जो भी डायरेक्शन उसका होगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो आपकी किताबों में दिया हो या किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को उसके हम हमेशा क्या करेंगे, विपरीत ही बताएंगे, उसे उसके अनुरूप कभी लेकर के नहीं चलेंगे। तो आशा है आज को आपको जो क्लास हो रहा है ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आते हैं हम तो आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने क्रम में कुछ और पॉइंट को लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो यहां तक हुआ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जरा बताएं, यहां तक सबको क्लियर है? अगर कोई क्लियर ना हो तो बताएं जरा, इसमें कुछ हम क्वेश्चन को और बता दें। चलिए आगे बढ़ें। तो ये चीजें हो गई आपकी सापेक्ष वैद्युतशीलता की बात होगी। अब आगे अगर बढ़े हम कुछ और पॉइंट को लेकर चर्चा करते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की बात हो गई वो कंप्लीट हुआ। अब वैद्युत क्षेत्र में अगर देखें तो कुछ पॉइंट को और लेकर चर्चा कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं की लेकर चर्चा कर लेते हैं। क्या करेंगे, बल रेखाओं को लेकर बात कर लेते हैं। बल रेखाएं क्या होती हैं, बल रेखाएं, देखो बल रेखाओं को लेकर के हमारे दिमाग में क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि बल रेखाएं क्या होती हैं। क्या इसमें रेखाएं बनती हुई दिखाई देंगी? बिल्कुल नहीं। जब एक हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमेशा जो आवेश होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होती, चलती है। पॉजिटिव की ओर नेगेटिव चलती है, पॉजिटिव से कहां चलती है, नेगेटिव की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है हमेशा। जो बल रेखाएं होती है वो कहां, जो आवेश होगा वो क्या करेंगी, जो आवेश होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या करती है, हमेशा प्रवाहित होती हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाह के समय में जो इलेक्ट्रॉन, जो आपके आवेश होते हैं, जो अपने पथ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, अपने जो पथ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसी पथ को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जब आवेश जो होगा प्लस से कहां चलेगा, माइनस की ओर क्या करेगा, प्रवाहित होगा। जब प्लस से माइनस की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो ऐसी स्थिति में जो आवेशों द्वारा जो एक पथ का निर्माण किया जाता है, उसी पथ के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। नहीं तो क्या है, वैद्युत बल रेखा कहीं दिखाई थोड़ी देता है, वह जो है एक
काल्पनिक रेखा है, एक निष्कोण वक्र है, उनके बीच में कोई कोण भी क्या है नहीं होता है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये रेखाएं जो है धन आवेश से चलकर क्या करती हैं, ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। क्या होती हैं बताओ, धन आवेश से क्या होती है, हमेशा क्या होती है, ऋण आवेश की ओर क्या होती है, चलना प्रारंभ होती है। माइनस चार्ज की ओर हमेशा क्या करती है, ऋण आवेश की ओर क्या होती है, चलना प्रारंभ करती है। हमेशा याद रखिएगा, धन आवेश से कहां चलती हैं, ऋण आवेश की ओर चलती हैं। तो एक बात बता दे रहा हूं, जो वैद्युत बल रेखा है उनकी जब परिभाषा लिखनी होगी तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे, परिभाषा लिख लेंगे कि वैद्युत बल रेखा जो होती है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश क्या होता है, चलता है। याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिसमें एक जो है एकांक आवेश, एकांक क्या होता है, धन आवेश स्वतंत्र रूप से क्या होता है, गतिमान होता है। धन आवेश की ही चर्चा की जाएगी क्योंकि ऋण आवेश होता ही नहीं है, जिसको हम लेकर के पहले से ही फैक्ट कर दिए थे कि अगर हम दो नाभिक को लेकर के बात करें तो अगर हम दोनों नाभिक की बात करें तो अगर पहले को हम जब भी हम किसी भी धारा, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो स्टार्ट के नाभिक को ऊर्जा पहले मिलेगी, तो तुरंत अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो ये इसमें ऊर्जा अधिक आ गई, इसमें ऊर्जा क्या वही सामान्य अवस्था में है। जब इसके इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे कंपन करेंगे और कंपन करने के दौरान क्या होगा, जब यह इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक, यह जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र के भीतर आएगा तो इसमें ऊर्जा आएगा, ये प्लस बन जाएगा, अगला माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर अगला माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, जब भी हम किसी पिंड को ऊर्जा देते हैं तो उस ऊर्जा के सापेक्ष दूसरा पिंड हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी माइनस होता है। हालांकि ऊर्जा उसके अंदर है लेकिन पहले की अपेक्षा क्या है, कम है, यानी जो पहला हमने जिसमें हमने आवेश दिया है उसकी अपेक्षा दूसरे नाभिक में क्या ऊर्जा कम होगी। जैसे वो आवेशित होता है तुरंत तीसरे में क्या कम हो जाएगी, तीसरा आवेश होता है चौथे में क्या कम रहेगी। तो उसके सापेक्ष अगर हम देखें तो सब आवेशित धीरे धीरे हो जाएंगे, लेकिन क्या है अगर हम तुरंत देखें, फैक्ट में देखें तो ऐसी कंडीशन में एक दूसरे के सापेक्ष क्या होता है, एक नेगेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी देखे जाए तो क्या होता है, जो वैद्युत बल रेखा होती है वो क्या होती है, एक वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश क्या होता है, चलता है, यानी माइनस से कहां चलता है, प्लस की ओर लगातार ये गतिमान होता है। तो यहां पर आपको याद रखना चाहिए, सॉरी प्लस से कहां चलता है, माइनस की ओर, प्लस से कहां चलता है, माइनस की ओर क्या होता है, हमेशा गतिमान होता है। दूसरा आपका हो जाता है कि ये बल रेखाएं जो है किसी बिंदु पर क्या है, ये बल रेखा जो होती है किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। हमेशा क्या होती है, ये धन आवेश पर लगने वाले बल की, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है, याद रखिएगा, प्रदर्शित करती है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अगले बात की बात करें यहाँ पर, तो जो है कोई भी जो बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को नहीं काट सकती। कोई भी जो बल रेखा होती है, कोई भी जो बल रेखा है, बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती, एक दूसरे को नहीं काट सकती है, नहीं काट सकती है, काटेगी तो कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा निकल जाएगी, तीसरी रेखा निकलेगी जो क्या होगा, पूरी तरह से असंभव है, पूरी तरह से क्या होगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है, अगर चौथे की बात करें तो चौथा जो होता है, कोई भी बल रेखा जो होती है वो खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में क्या है, सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। कोई भी जो बल रेखा होती है वो खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह, ठीक है, जो बल रेखा होती है वो लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, प्रयास करती है, याद रखिएगा, लंबाई में सिकुड़ने का क्या करती है, प्रयास करती है। कोई भी अगर जो बल रेखा होती है, इसी कारण क्या होता है, इसमें आकर्षण बल होता है।
लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसी कारण इसमें क्या होता है, आकर्षण बल होता है। और अगर बात करें हम अगला कि जो है जो कोई भी बल रेखा जो होती है वह अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का, लंबाई की लंबवत दिशा में अपने से दूर हटने का प्रयास करती है, अपने से दूर हटने का प्रयास करती है, हटने का प्रयास करती है। इसी कारण इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो अगर पूछा जाए कि लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास अगर कोई भी दो बल रेखाएं हैं, चाहे वो प्लस माइनस के बीच में दो बल रेखाएं अगर हैं, तो बल रेखाएं अगर लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास कर रही हैं तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, तो लंबाई में सिकुड़ने का अगर प्रयास करती है तो उनके बीच हमेशा और हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। और अगर वैद्युत बल रेखाएं लंब की लंबवत दिशा में, ठीक है, लंबाई लिखेंगे यहाँ पर, लंबाई की लंबवत दिशा में अपने से दूर हटने का अगर प्रयास करती हैं, प्रयत्न करती हैं, तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है, दूर हटने का। जैसे ही बात होगी वो तुरंत बता दीजिएगा कि यह जो होती है इसमें प्रतिकर्षण बल क्या होता है, कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इन दोनों पॉइंट से क्या बन सकता है कि यदि कोई भी बल रेखा, ये दो बल रेखाएं या दो आवेशों के बीच में बल रेखाएं एक दूसरे के सापेक्ष सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, तो बताइए उनके बीच आवेश कैसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे के बीच जो है सिकुड़ने का प्रयत्न कर रही हैं, तो उनके बीच में आवेश कैसा होगा, तो आवेश हमेशा कैसा होगा, विजातीय होगा। लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करेंगे तो सीधा दिमाग में आना चाहिए आकर्षण बल होगा, और आकर्षण तभी होगा जब दोनों आवेश कैसे होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न कर रही हैं तो उनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, कौन सा आवेश होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं। एक पॉजिटिव दूसरा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में लंबवत दिशा में अपने से दूर हटने का प्रयत्न कर रही हैं, तो बताइए उसमें कौन सा आवेश होगा, किस प्रकार का आवेश होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों सजातीय आवेश होंगे, नहीं दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव आवेश हो सकते हैं, जिसके कारण के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो दूर हटने का बात करेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा, उसमें आकर्षण बल हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। आवेश क्या है, मूल आवेश का मतलब होता है मुख्य आवेश, और क्या, मूल आवेश और एक परीक्षण आवेश, दो आवेश होते हैं। तो मूल आवेश का मतलब हुआ जो परिपथ में हम आवेश दिए हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, वही उसका क्या होगा, मूल आवेश होगा। अब उसको लेकर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वह परीक्षण आवेश हो जाएगा। तो परीक्षण आवेश ही मूल आवेश होता है। लेकिन अब जब मान लीजिए आवेशों के समूह है, हमने 10 कूलाम आवेश प्रवाहित किया, तो 10 कूलाम क्या होगा, मूल ही आवेश होगा। उसमें 20 कूलाम दिया, 15 कूलाम दिया, 10 कूलाम दिया, 5 कूलाम दिया, जो भी आवेश हमने किसी परिपथ में प्रवाहित करेंगे, तो ओनली जो प्रारंभिक अवस्था में जो ऊर्जा उसे आवेश के रूप में दी जाती है वही मूल आवेश उसकी। चलिए आते हैं थोड़ा सा इसमें और पॉइंट जोड़ते हैं कि क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है, जैसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्या है, ये देखो ये क्या है, आवेश का समूह है, ये आवेश हो गया आपका, प्लस आवेश है। तो एक आवेश या आवेश समुदाय को हमने लिया है, इस आवेश समुदाय को हमने लिया है, और इस आवेश समुदाय के भीतर अन्य कोई परीक्षण आवेश है, जो परीक्षण आवेश Q0 से लिखते हैं। तो एक परीक्षण आवेश है जिस पर क्या है, एक बल कार्य कर रहा है, और वह बल क्या हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अगर असमान है तो आकर्षण होगा, और जो है समान है तो कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यहां जो है एक धन आवेश या आवेश के कारण क्या है, इस परीक्षण आवेश पर, यानी इस आवेश या आवेश समुदाय कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान को, निष्पत्ति को, जो परीक्षण आवेश है, मान लीजिए एक परीक्षण आवेश है, माना एक परीक्षण आवेश, एक क्या है, परीक्षण आवेश, क्या बताओ, परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, Q0 है। तब मूल आवेश प्लस Q
के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालेंगे तो क्या होगा, आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, क्योंकि इसके कारण इस पर एक बल लगेगा, इसके कारण लगने वाले बल तथा इसके मान के अनुपात को, लगने वाले बल तथा इसके मान के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, इसके लगने वाले बल तथा इसके मान के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई से लिखते हैं तो ई इज इक्वल कितना होगा, एफ पान कितना होगा, क्यू नॉट हो जाएगा, जिससे हम किसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलाम होगा, न्यूटन प्रति बताओ क्या होगा, कूलाम हो जाएगा। इस तरह से इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसकी बीमा अगर देखें हम तो इसकी बीमा भी आपको बता दे रहा हूं, बीमा क्या हो जाएगी, बीमा ई इज इक्वल होता है कितना, एफ पान कितना, क्यू नॉट होगा, एफ माने क्या, न्यूटन, न्यूटन माने क्या, बल हो गया, और कूलाम मतलब होता है आईटी, यानी एम्पियर गुणे क्या होगा, समय हो जाएगा, एम्पियर गुणे कितना होगा, समय हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि यूज इक्वल क्या होता है, आईटी होता है, आपने पिछले क्लास में हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, एम्पियर गुणे क्या समय होगा, तो ई इज इक्वल क्या, बल का मात्रा जो बीमा होता है एम एल टी पर -2 होता है, और एम्पियर का क्या होगा, ए हो जाएगा, और समय कितना होगा, टी हो जाएगा। अब दोनों को हम क्या करें, इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, m हो जाएगा, l तो ऑलरेडी है ही है, t पे -2 इसके ऊपर जाएगा तो ये भी एक माइनस हो जाएगा, तो ये जुड़ेगा तो क्या 10⁻³ हो जाएगा, और यहाँ पर a पे पावर कितना होगा, -1 हो जाएगा, और यही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, बीमा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, बीमा हो जाएगी। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो आज का क्लास आप लोगों को यहीं तक रखते हैं, फिर हम कल बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें बात करेंगे हम कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो कभी भी अपने दिमाग में कंफ्यूजन मत पालो। कहीं भी कोई समस्याएं अगर आपको आ रही हैं, तो उस चीज का निराकरण तुरंत करो, क्योंकि मैं निराकरण करने के लिए बैठा हूं, और इतना मैं बता रहा हूं, जितना मुझे आ रहा है उतना मैं आपको कंप्लीट A to Z, जो भी आपके दिमाग में जैसा भी क्वेश्चन आपको आ रहा हो, उस क्वेश्चन को बिल्कुल पूछें और दिमाग में उस पर क्या है, जोर डालें, थोड़ा प्रेशर डालें कि यह क्या हो सकता है, क्या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। जैसे आपने अभी बोला कि मूल आवेश और क्या होता है, धन आवेश में क्या डिफरेंस, मान लीजिए आ गया तो देखो ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन तब बन जाएगा जब आपके बोर्ड पेपर में आ जाएगा चीजें, क्योंकि आप इससे रूबरू नहीं हुए हैं। अब मूल आवेश और आवेश, धन आवेश और मूल आवेश, अगर यही आ जाए, अभी मैं यही पूछ लूं तो बहुत सारे लोग नहीं जवाब दे पाएंगे इसका, क्योंकि फैक्ट नहीं, उस पर क्लियर नहीं हम हैं। जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन जब क्लियर हर चीज हो जाता है ना, तो फिर वो चीजें अगर सामने आती है तो उस पर हम पूरी तरह से निराकरण कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत तेज पढ़ो, थोड़ा स्लोली पढ़ो, एक ही हेडिंग पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उसको एकदम कंट्रोल रखे रहो अपने दिमाग में। कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम उसको जो है फाइंड कर ले जाएंगे, डिफाइन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा, आज में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें।